हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर अभी आपने चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हर नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही रहता है और लाइक तो आप लोग कर ही देते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हो जाता है इसको समझ लेते हैं। परागकण की क्रिया दो प्रकार से होती है। किस तरह से होती है? तो स्वपरागण और पर परागण। तो यहाँ पे समझ लेते हैं फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे क्या हो जाता है? स्वपरागण। क्या हो जाता है? स्वपरागण। और सेकेंड पे हो जाता है पर परागण। ठीक है, तो इसमें स्वपरागण में क्या होता है कि जब परागकोश, जो परागकोश है उसी फूल, किस पर? तो उसी फूल या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के कहाँ पर? तो वर्तिकाग्र। कहाँ पर? तो वर्तिकाग्र पर जमा हो जाता है और ये पौधे में वांछित गुणों को बनाए रखने में क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद आपका हो जाता है पर परागण। तो इसको समझते हैं, जब परागण एक फूल के परागकोश से, कैसे? एक फूल के परागकोश से, परागकोश से, और क्या होता है? दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे पर परागण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वपरागण और पर परागण। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है भोजन एकत्रीकरण के कारण मूसला जड़ें विभिन्न आकार में फूल जाती हैं, जैसे तुर्क रूप, शंकु रूप, कुंभी रूप। तो इसमें क्या होता है? जो मूसला जड़ें हैं, देखिए जड़ें सबसे पहले बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती हैं? जड़ें जो आपकी हो जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपकी हो जाती है अपस्थानिक जड़। कौन सी? अपस्थानिक जड़। और सेकंड आपकी कौन सी हो जाती है? सेकंड आपकी हो जाती है मूसला जड़। और अपस्थानिक जड़ को ही क्या कहते हैं? तो झकड़ा जड़ भी कहते हैं। और झकड़ा जड़ जो होती है आपकी वो किस तरह से होती है? कुछ इस तरह से, मतलब नाम ही से पता चल रहा है कि उलझी हुई है ना। तो ये जो झकड़ा जड़ होती है तो इस तरह से होती है। आप इसका चित्र भी बनाना सीख लीजिए। और जो मूसला जड़ होती है वो किस तरह से होती है? जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, ये इसकी जड़ें जो हो जाती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी मूसला जड़ें हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है? जो मूसला जड़ होती है, जैसे चुकंदर है, गाजर है ना, तो जिनकी विशेषता एक बड़ी एकल जड़ होती है और लंबवत क्या होता है? नीचे की ओर बढ़ती है। ये जड़ें क्या होती हैं? तो ये नीचे की ओर बढ़ती है। भाई ये मूली है तो इसमें क्या होता है कि इसकी जड़ें, अब देखिए इसको भूमि पर हम जैसे करते हैं तो इस तरह से होती है ना कुछ, तो इस तरह से ये अंदर की तरफ ये जड़ें फैलाती हैं। तो ये हो जाता है। अब उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है भोजन, ये तो हो गया आपका भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे शकरकंद। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ रह गई, इसको भी देख लेते हैं। शकरकंद देखिए किस तरह से होता है। शकरकंद कुछ लट्टू की तरह इस तरह से ये फैलता है और नीचे ये जड़ें इसको फैलाता है ना। तो ऐसे ही तो होती है ना ये। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना भोजन चूसक जड़ों के द्वारा अपने आधार पोषण पौधों से लेता है। तो अमरबेल के पौधे के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक लता है। क्या है? तो एक लता है जो बहुत ही क्या होता है, जो जैसे आपको हो जाता है ये बहुत कैसी होती है? तो जैसे ये एक कहते नहीं, एक शख्स होता है, एक इंसान होता है जो बहुत ही मतलबी होता है, जो अपना काम निकालता है दूसरों का नुकसान करके। तो बस अमरबेल का जो ये पौधा है, लता है, बस उसी तरह से हो जाता है। ये किस पे? तो बबूल हो जाता है, कीकर हो जाता है, बेल पर एक पीले जाल के रूप में क्या होती है? लिपटी रहती है। इस तरह से ये पौधा होता है। जैसे मान लीजिए कोई सा भी पौधा हो गया, बबूल हो गया या बेर हो गया, तो इस पे इस तरह से ये लिपटा रहता है।
और ये क्या करता है, इसको ये जो इसके पोषक तत्व होते हैं वो चूस लेता है और इसको ये कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता है। जिस पौधे पर ये लिपटा होता है उसको कोई बेनिफिट नहीं पहुंचाता, लेकिन अपना जो होता है, कहते नहीं, अपना उल्लू ये सीधा कर लेता है। बस वो वाली चीज़ आप समझ लें। तो अमर बेल का पौधा क्या है कि परजीवी है, यानी परजीवी का मतलब क्या होता है, परजीवी, पर मतलब यानी किसी पर, ये चीज़ हमने बताई थी ना ट्रिक की, पर मतलब किसी पर और स्वयं मतलब खुद पर। तो ये किसी दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमने आपका फ़ायदा किया, आपने हमारा फ़ायदा किया, है ना, क्योंकि दुनिया गोल है, एक दूसरे से काम रहता है। लेकिन ये पौधा ऐसा है कि ये सिर्फ अपना काम निकालता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। उसके बाद आपका हो जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल हानि होती है। तो सब वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है शेष अधिकांश जल पौधों द्वारा वाष्प के रूप में, किसमें, तो वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। पौधों में होने वाली ये क्रिया क्या कहलाती है, तो पौधों में जो ये क्रिया होती है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब भाई करते रहें। आर्कटिक की जड़ें हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं। इन्हें वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है, क्या होता है कि जो आर्कटिक की जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो हवा में लटक कर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती है। यानी पौधों में जो जल की जो पूर्ति होती है वो करती हैं, जो उसमें जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर पौधा क्या होता है, तो जल के बिना तो नहीं, पौधा क्या, हम भी जल के बिना तो नहीं रह सकते ना। तो ये क्या करता है, जल की पूर्ति करता है। तो इन्हें क्या कहते हैं, वायवीय या आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक तथा लिनियन को वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। और उसके बाद सजीवों में प्रजनन 2 प्रकार से होता है। और हाँ, ये इसमें तो समझाने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जनक के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सजीवों में प्रायः 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, जनन। जनन कैसे होता है, तो 2 प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक, यानी नाम ही से पता चल रहा है कि आ मतलब नहीं और लैंगिक मतलब हाँ, यही तो होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है वो कैसे होता है, तो कायिक कोशिका की सहायता से यानी मदद से होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हो जाता है लैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, तो इसमें आ तो नहीं लगा है, आ नहीं लगा होता है, यानी आ का मतलब होता है नहीं, नॉट, है ना। तो लैंगिक प्रजनन के लिए नर जनक और मादा जनक दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, 2 जन की आवश्यकता होती है, यानी ज़रूरत होती है। तो ये आपका लैंगिक हो जाता है और ये आपका अलैंगिक हो जाता है, यानी 2 तरह का होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बीज पौधों का अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है। तो जो बीज होते हैं, क्या पौधे जो हैं बीज के बिना उग सकते हैं, क्या संभव है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना बीज के तो पौधा उग ही नहीं सकता। कहते नहीं अरे वहाँ पे पौधा उगाया, पता नहीं कैसे ये वो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा ऊंची दीवारों पर भी पौधा उगा होता है, कहीं कभी कुएं के अंदर आपने देखा होगा पौधा उगा होता है, कभी आपने देखा होगा ऐसी जगह पे पौधा उगा होता है जहाँ पे जाना संभव नहीं हो पाता है, हम लोग आसानी से नहीं पहुँच पाते, लेकिन पौधा उगा होता है। अब आप सोचो कि बिना बीज के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या होता है, बीजों का छितराव और बिखराव। हमने आपको प्रकीर्णन बताया था कि बीजों का छितराव और बिखराव क्या होता है, कि जैसे मनुष्य द्वारा तो होता है, जहाँ पे मनुष्य जाना संभव नहीं होता वहाँ पे चिड़िया जैसे उन्होंने चोंच में दबा लिया और उसके बाद वो उड़ती उड़ती चली गई, कहीं पर भी उसकी चोंच से चीज़ छूट जाती, कोई भी वो कुछ भी खा रहा है, मान लीजिए अमरूद खा रहा है या सेब उसके मुंह में है या कुछ भी A to Z कोई भी है, तो वो गिर जाता है। और ऐसी जगह पे पौधा उगाता है, क्योंकि भाई पौधा उगने के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रकाश होना चाहिए, वायु होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मृदा होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें उसको मिल रही हैं और पौधा वहाँ पे उगाया। लेकिन बिना बीज के आप कहो तो बिना बीज के तो पौधा नहीं उगता है, ये चीज़ हो गई।
अब हम देखते हैं कि बीज एक अविकसित पौधा, भ्रूण और एक सुरक्षात्मक वातावरण में संलग्न खाद्य भंडार है। अब मिला हुआ, जुड़ा हुआ है ना। अधिक सामान्यतः बीज शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर हम बीज शब्द के अर्थ की बात करें तो क्या होता है कि बीज शब्द का अर्थ जो हो जाता है कुछ भी जिसे बोया जा सके, यानी वो चीज़ जो बोई जा सके और बोई जाने के बाद पौधा उगाए वही बीज कहलाता है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब जैसे आलू का होता है तो उसमें क्या होता है, आलू किस तरह से उगाया जाता है, आलू में एक मान लीजिए ये आलू है और इसमें इस तरह से ये लगे होते हैं, तो इनको अगर इस तरह से काट दिया जाता है और इसमें ये चीज़ जिसको आम भाषा में वे बोलते हैं, तो अगर ये लगे हैं तो ये बीज है, तो इसमें पौधा निकलेगा, इसमें आलू भी उगेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसमें नहीं होगा, यानी बीज हर चीज़ का होता है, ये चीज़ आप समझ के चलें। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है, हमने अभी आपको बताया कि बीज का अर्थ क्या होता है कि जिसे बोया जा सके। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब समझ लेते हैं बीज प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक पक्षीय बीज और द्विपक्षीय बीज। सही बात है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बीजों में भ्रूण कलियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बीजों में जो भ्रूण होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो कलियों में पाया जाता है। और एक भ्रूण बीज का एक हिस्सा है जिसमें पौधे की जड़ें, तने और पत्तियों की शुरुआती रूप पाए जाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है प्रकाश प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल ने किया। किसने किया? तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि हिल ने किया। हिल प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में होती है। कहाँ पे होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया जो आपकी हो जाती है वो ग्रेना में होती है। और प्रकाश पर निर्भर प्रतिक्रियाओं में प्रकाश क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है इसको अभी हम समझेंगे। तो क्लोरोफिल से इस प्रकार टकराता है कि इलेक्ट्रॉनों का एक उच्च ऊर्जावस्था उत्तेजित करता है। तो क्लोरोफिल जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? तो ये क्लोरोफिल की वजह से पाया जाता है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जैसे बीजों का, क्योंकि बीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बीजों के अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जल प्रकाश क्या हो जाता है? तो जल प्रकाश और क्या हो जाता है? ऑक्सीजन और तापमान। क्या हो जाता है? ऑक्सीजन और क्या हो जाता है? और तापमान हो जाता है। ये हैं। और बीजों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है, जैसा कि अभी हमने पॉइंट में देखा कि यहाँ पे क्या है, बीजों के अंकुरण में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है और बीज एक पक्षीय और द्विपक्षीय होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बीजों को दो व्यापक श्रेणियों में रखा गया है, यानी द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री है। तो जो द्विबीजपत्री की विशेषता होती है उसमें दो भ्रूण पत्तियों की उपस्थिति होती है। किसकी? तो दो भ्रूण क्या होता है? तो दो भ्रूण पत्तियों की उपस्थिति होती है, जबकि एक बीजपत्री में केवल एक भ्रूण पत्ती होती है। भाई नाम से ही पता चल रहा है कि दो बीजपत्री है तो दो भ्रूण, और एक बीजपत्री है तो एक भ्रूण पत्ती होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपका हो जाता है आयु के अनुसार पौधे 1 वर्षीय, द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1 वर्ष के लिए ही होते हैं या 1 वर्ष से, कुछ मौसमी होते हैं, कुछ होते हैं जो द्विवर्षीय होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत वर्षों तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बहुवर्षीय पौधे के बारे में। किसके बारे में? तो बहुवर्षीय पौधे के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ पौधों की आयु बहुत ज़्यादा होती है और ये पौधे क्या होते हैं? तो बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं, यानी बहुत दिनों तक जिंदा रहते हैं। अब इसमें कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे पीपल है। ठीक है, तो पीपल है तो बहुत सालों तक जिंदा रहता है ना। जैसे बरगद है,
जो आपका बरगद हो जाता है, ये हो जाता है, नीम हो जाता है, तो ये क्या है, ये बहुवर्षीय यानी बहुत वर्षों तक रहते हैं, लगभग ये 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहते हैं, है ना। कब कितने तक, तो 100 साल से भी ज़्यादा ये जीवित रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको हो जाता है बहुवर्षीय और 1 वर्षीय और द्विवर्षीय। तो यहाँ पे 1 वर्षीय की हम बात कर लेते हैं। 1 वर्षीय तो इसमें कौन से हो जाते हैं, जिनकी जो ज़िंदगी होती है, आप ये बोल रहे हैं जिनका जीवन काल है 1 वर्ष या 1 मौसम वाले पौधे, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं ना, एक ही मौसम तक वो रहते हैं, तो उनको 1 वर्षीय पौधे ही कहा जाता है। और उदाहरण में जैसे मक्का हो जाता है, क्या हो जाता है, मक्का, और आपका हो जाता है बाजरा, और ये सरसों हो जाती है। इस तरह से बहुत सी और भी चीज़ें हो जाती है, हमने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है ना, ये इनफ है। उसके बाद है आपका द्विवर्षीय। द्विवर्षीय यानी नाम से ही पता चल रहा है कि 2 वर्ष, है ना भाई, नाम से तो सभी चीज़ें पता चल जाती है, ऐसी कोई डाउट और कन्फ्यूज़न वाली बात तो होती नहीं है। अब इसमें कौन कौन सा, जैसे प्याज परिवार के सदस्य हो जाते हैं, और जिनके लीक गोभी परिवार के सदस्य हो जाते हैं, आय, मुलीन, अजमोद, सौंफ, लूनारिया, ये सभी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम लोग इस पे थे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रीय, ये हो चुका है, और ये भी हो चुका है आपका आयु के अनुसार एक पौधे द्विवर्षीय तथा बहुवर्षीय होते हैं, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब बात कर लेते हैं श्वसन क्रिया के अंतर्गत सभी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ, क्योंकि परजन, कम से कम एक पौधा तो उसको, एक पेड़ तो लगाना ही लगाना चाहिए। क्योंकि आज जो ये हाल हो रहा है सभी लोगों का, सभी परेशान हैं, गर्मी से लोगों की मौत हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं, ये किसका कारण है, किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि मनुष्य ही ने अपनी सुविधा के लिए अपने लिए दुविधा कर ली है। क्यों, उनको तो वीआईपी चीज़ें चाहिए, उनको अच्छा फर्नीचर चाहिए, उनको इमारती लकड़ियाँ चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि हम पेड़ काट देंगे, फिर उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी, भाई वीआईपी सामान तो आपके पास हो गया, लेकिन जो ज़िंदगी है, जो अनमोल है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, वही नहीं रही, तो वो हम उस सामान का करेंगे क्या करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपकी बढ़ती हुई जनसंख्या, क्योंकि एक घर में आपने देखे होंगे, बहुत परिवार आपने ऐसे देखे होंगे जिनके यहाँ 5-5, 6-6 बच्चे हैं, बहुत लंबा परिवार है, तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि उनके लिए घर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो बड़े होते हैं, उनकी फैमिली बनती है, यानी क्या होता है, उनको अब रहने की जगह चाहिए, और जब जगह चाहिए तो कहाँ से वो लाएंगे, यानी पेड़ काटे जाएंगे। तो जब पेड़ काटे जाएंगे तो रहने की तो जगह मिल गई, लेकिन रहने वाला ही नहीं रह गया, तो ये चीज़ होती है। तो इसलिए पेड़ तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। चलिए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि श्वसन क्रिया के अंतर्गत सभी पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो जब वो पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वही तो हम लेते हैं ना, तो वो हमारी ऑक्सीजन जो गैस हो जाती है, वो क्या है, वो ज़िंदगी है हमारे लिए, और जब ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पौधे क्या करते हैं, वो ग्रहण कर लेते हैं, और जब वो रहेंगे ही नहीं, वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। भाई कोई चीज़ है अपशिष्ट पदार्थ, हमारे लिए वो चीज़ अपशिष्ट पदार्थ है, लेकिन जो उसको ग्रहण कर रहा है वो उसके लिए ग़िज़ा है, यानी उसके लिए भोजन है। और जब वो चीज़ वो है ही नहीं, वो बंदा ही नहीं है, या वो चीज़ ही नहीं है, तो वो ग्रहण क्या करेगा, है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे आप समझ लें, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद है वर्ष 1990, यहाँ पे 1790 है। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। किसको मीट्री पद्धति कहते हैं, तो मापन की, यहाँ पे आपका हो जाता है, मापन की एक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली के अनुसार लंबाई मापने की इकाई मीटर है, इसी प्रकार द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम हो जाती है। भाई हमें कोई चीज़ मापना होता है, मान लीजिए कि हम गए हैं शॉप पर, कहाँ पे, क्लॉथ शॉप पर, वहाँ पे हमें कपड़ा ख़रीदना है, तो जो दुकानदार है वो क्या करेगा, हमें कपड़ा नाप के देगा,
हमें पता है कि हमारा जो साइज़ है, जो हमारी हाइट है, इतना कपड़ा लगेगा, तो हमको पता है ना, तो हम मीटर ही से तो बताएंगे कि इतने मीटर कपड़ा हमें चाहिए, तो दुकानदार हमें उसी अकॉर्डिंग मीटर से नाप के देता है। फिर हम टेलर के यहाँ जाते हैं सिलाने के लिए, तो हम मीटर से ही तो नापते हैं ना कि आपकी ये फिटिंग है, क्योंकि सभी की अलग अलग माप होती है ना, तो किससे मापते हैं, तो मीटर से मापते हैं। तो यही चीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है सर्वसम्मत मापन मापक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापक प्रणाली SI मात्रक है। तो अगर हम बात करें SI का पूरा नाम, ठीक है, SI आपने सुना, लेकिन इसके पूरे नाम पर क्या ध्यान दिया? सिस्टम इंटरनेशनल इकाई होता है। क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल इकाई होता है। और SI मात्रक वैज्ञानिक मापों को व्यक्त करने के लिए एक मानकीकृत, अच्छा ये बताओ, मानकीकृत जो होता है, ये वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो मानकीकृत का मतलब होता है स्टैंडर्ड। क्या होता है? स्टैंडर्ड। तो मानकीकृत मापन प्रणाली हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 1 इंच क्या होता है? 1 इंच बराबर कितना होता है? तो 2.54। और ये हम कई बार बता चुके हैं कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं तो उनको एक में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे 2.54 है ना, ऐसे नहीं पढ़ सकते आप, 2.54 आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं? तो 25.4 mm होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्गाकार तल का क्षेत्रफल, भुजा की लंबाई और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आयत है, तो आयत कैसे बनी होती है? आयत इसी तरह से तो होती है ना, आमने सामने के 2 भाग बराबर होते हैं और ऊपर नीचे के 2 भाग बराबर होते हैं, यही तो होता है ना आयत जो होती है। और जो आपका वर्ग होता है वो कैसा होता है? तो जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है। सर्किल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ही तो होता है। यहाँ पे आयत की बात कर रहे हैं, तो आकृति को 2 बराबर आकार के समकोण त्रिभुजों में विभाजित करके क्या किया जाता है? तो इसको प्राप्त किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है कि घन का आयतन भुजा की लंबाई क्यूब हो जाता है, और किसी वस्तु का पदार्थ, यहाँ पे देख लेते हैं, किसी वस्तु का पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। कि मान लें कि कागज़ की एक आयताकार शीट का एक क्षेत्रफल A है, जिसकी ऊंचाई तक उन्हें हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ऊंचाई तक उन्हें ढीक किया गया, वो H है। क्या है? वो H है, और आपका हो जाता है, और घनाभ का आयतन V है। फिर आधार क्षेत्र और ऊंचाई को गुणा करके घनाभ का आयतन निकाला जाता है। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन जो हो जाता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। अब यहाँ पे इस पॉइंट को देख लेते हैं कि किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाप होता है उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित, क्या? तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित उसके पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित उसकी पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है इसका मात्रक? तो किलोग्राम होता है, और आपका हो जाता है ग्राम होता है, ये हो जाते हैं। और ये एक राशि की अगर बात की जाए कि कैसी राशि है, तो ये एक अदिश राशि हो जाती है। कैसी राशि हो जाती है? तो अदिश राशि हो जाती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो द्रव्यमान हो जाता है, द्रव्यमान का SI मात्रक, द्रव्यमान का SI
मात्रक क्या है? तो किलोग्राम, यानी किलोग्राम यानी आपका क्या हो जाता है? केजी है। और अन्य मात्रक ग्राम क्या हो जाते हैं? और ग्राम तो जी है ना, ग्राम तो जी। और मिलीग्राम, जो मिलीग्राम होता है तो यहाँ पे देख लेते हैं, मिलीग्राम तो आपका हो जाता है बराबर जो mg होता है ना, मिलीग्राम mg हो जाता है। और बड़ा द्रव्यमान क्विंटल या मेट्रिक यानी मीट्रिक टन में मापा जाता है। और मीट्रिक टन, और यहाँ पे देखो कुंटल, जो 1 कुंटल होता है वो कितने किलो होता है? तो 1 क्विंटल बराबर, 1 क्विंटल बराबर कितना होता है? तो 100 केजी यानी 100 किलोग्राम होता है। और एक मीट्रिक टन कितना होता है? तो 1 मीट्रिक टन आपका हो जाता है 1000 किलोग्राम, ये हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न रह गई है, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसको और भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मापन के लिए भौतिक तुलक का उपयोग करते हैं। किसमें? तो प्रयोगशाला में द्रव्यमान के सही मापन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपके ये पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए हैं, कहीं पे कोई डाउट और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।